उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से लोग घुस गए और किन किन लोगों ने उनको अपने घर में आश्रय दिया है कि आज ये उत्तराखंड के लोगों के लिए गले की फांस बन गए। तो जो टिहरी बांध विस्थापित हैं वो शहजाद के खेत में नहीं रह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। उन्होंने अपनी पुरखों की पीढ़ियों की जो ज़मीनें थी वो पहले भारत सरकार के नाम रजिस्ट्री करवाई और भारत सरकार ने उनके सामने भिक्षा मांगी। ये आदमी 100 लोगों के काफिले लेकर घूम रहा है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करके यहाँ घूम रहा है। यहाँ के लोगों के साथ जो आचरण कर रहा है वो सब यहाँ मैच नहीं करता है। सरकार ने इस बात का जवाब सदन में नहीं दिया कि टिहरी बांध विस्थापित अपनी मर्जी से तो आई नहीं। इस बात का भी जवाब नहीं दिया है कि जो अनर्गल बातें हाउस के भीतर की जा रही है उनका पटाक्षेप किस तरह से किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर स्टिंग वाले को खानपुर के लोगों ने हरा दिया। पूरी 14 विधानसभा की तो बात ही नहीं कर सकते। जब वहाँ भी हार हो गई तो अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं, बीजेपी के दरवाजे पे जाएं कि कांग्रेस के जाएं। शैलजा के दरवाजे पे आपने उनको खड़े हुए देखा। तो विनोद चमोली का ये जो सवाल है, सवाल तो अपनी जगह वाजिब है। उन्होंने अगर ये बात कही यार, उस बात को अब शहजाद भी फॉलो करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि वो व्यक्ति प्रवक्ता भी हैं, वो पार्टी लाइन भी वही है, विधायक भी वही हैं और वो कोई मतलब चलता फिरता व्यक्ति नहीं है। वो एक चयनित विधायक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं। चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो आया नहीं है, इस प्रदेश में 5 मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप में चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जो सारे राजनीतिक परिदृश्य को 2027 तक लेके जाएगा। ये तमाम जो लोग मैदानों में, ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों को मालूम है कि आप प्रत्याशी कोई भी उठाएंगे, जो पहाड़ के जो सेंटीमेंट है वो मारे नहीं जा सकते। और ये उमेश कुमार टाइप के कितने भी लोग यहाँ आ जाए, कोई भी लड़ ले। बीते दिनों उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बनने के 25 साल पूरे होने पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया, बुलाया गया। राष्ट्रपति महोदया भी उसमें आई, उनका संबोधन हुआ, बड़ा ऐतिहासिक इस सदन को बताया गया। लेकिन 3 दिन का ये सत्र पहले 2 दिन का था, विपक्ष की मांग पर 1 दिन बढ़ाया गया और सत्र के दौरान चर्चा थी कि उत्तराखंड ने क्या कुछ पाया है और आगे भविष्य का रोड मैप क्या होना चाहिए। लेकिन सत्र पूरी तरह से पहाड़ और मैदान के झगड़े में तब्दील रहा। बस इतना पाया सत्र ने। जो सत्र के भीतर पहाड़ मैदान को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जो बयान दिए, उसके बाद बाहर आकर भी ये लड़ाई जारी रही। और इस लड़ाई में जो चेहरे सामने निकल कर आए वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लक्सर से विधायक मोहम्मद शहजाद वो थे, जिन्होंने कुछ बातें सदन के भीतर करी। इधर किशोर उपाध्याय उठकर जवाब देने लगे, विनोद चमोली उठकर जवाब देने लगे, फिर उमेश कुमार कुछ और कहने लगे। तो कुल मिलाकर जमा इतना रहा कि पहाड़ मैदान की जो अक्सर लड़ाई कभी कभी सुनाई देती थी वो इस समय पूरी तरह से उग्र हो चुकी है। और क्या आने वाले समय में, जब 1 साल बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले ये चर्चा पहाड़ मैदान की उत्तराखंड की राजनीति को एक नई करवट की तरफ ले जा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हैं। गजेंद्र जी, सत्र के भीतर जिस तरह से बात हुई, बहुत लंबे समय बाद मैंने विधानसभा सत्र में देखा कि लोग इतना खुलकर बात कर रहे थे कि हम नदी का पानी रोक देंगे। कोई कह रहा था आप टिहरी विस्थापितों को वापस ले जाइए, हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ सदन के भीतर हुआ। बाहर आए तो कोई रो रहा है, कोई कह रहा है हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बना दीजिए, कोई कह रहा है हम तो आप नदी का पानी रोकेंगे, हम बॉर्डर सील कर देंगे हरिद्वार के। तो ये जो परिस्थितियां अब उत्तराखंड में बनी है, क्या कि भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा है? क्या इसी तरह राजनीति होने वाली है? ये सारा घटनाक्रम पहली बार नहीं हो रहा है और इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जो मोहम्मद शहजाद का बयान है, उस बयान को अगर आप यही देखेंगे, जो बसपा है जिस पार्टी से वो चुनकर आते हैं, उनकी हालत ये भी वहाँ सिंगल विधायक रह गया है। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि उत्तराखंड बनने के बाद एक समय बसपा के पास 8 विधायक थे, उससे पहले 7 विधायक थे, फिर 3 हुए और तमाम सत्ताओं में वो शामिल रहे। उनके यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री से लेके और दायित्वधारी उनकी पार्टी के सत्ताओं में रहे हैं। तो शहजाद के ये सवाल आज इसलिए नहीं कि आज उनको कोई दर्द है, दर्द इस बात का है कि वो जो 8 विधायक थे वो कहाँ चले गए। आज सिंगल विधायक पर आकर सिमट कर रह गई है जो बीएसपी, उनके ज़्यादातर लोग, बीजेपी और कांग्रेस, उनका जो वोट बैंक खा गई है। ये दर्द उनका है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि भाई टिहरी बांध विस्थापित यहाँ कर रहे हैं, तो जो टिहरी बांध विस्थापित हैं वो शहजाद के खेत में नहीं रह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। उन्होंने अपनी पुरखों की पीढ़ियों की जो ज़मीनें थी वो पहले भारत सरकार के नाम रजिस्ट्री करवाई और भारत सरकार ने उनके सामने भिक्षा मांगी कि इस देश में बिजली का संकट है, पानी का संकट है, हमें यहाँ डैम बनाना है। वो डैम शहजाद के खेत में तो बना नहीं। अगर बनता तो शहजाद को उस दर्द का मालूम होता।
इसलिए जिन लोगों ने अपनी पीढ़ी पुश्तैनी की जो ज़मीन सरकार को दी, अगर उनका अपमान किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो सिंगल विधायक बच गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि शहजाद वो ज़मीन भी तलाशनी बहुत मुश्किल हो जाए। और शहजाद इस प्रकार का प्रयोग आपको पीछे जब लोकसभा चुनाव लड़े उस समय भी कर चुके हैं, वहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा। और जो उनकी खिसकती हुई ज़मीन है, उस खिसकती हुई ज़मीन को कहीं ना कहीं वो स्टिंग वाले जो विधायक हैं वो ग्रैब करना चाह रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा था कि वो बीएसपी को जो यहाँ राज्य इकाई है उसको ग्रैब करने के चक्कर में थे। इसलिए ये जो लड़ाई है वो स्टिंग वाले की और शहजाद की भी है। उस परिप्रेक्ष्य में आप देखना, दूसरा जो किशोर उपाध्याय के जो सवाल थे, निश्चित रूप से किशोर उपाध्याय ने वहाँ बहुत कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखाई हाउस के अंदर। अगर भाई वो सामने विधायक आपसे कह रहे हैं कि हम आपके लोगों को वापस भेज देंगे, तो किशोर उपाध्याय ने वो हाउस में क्यों नहीं कहा कि क्या वो शहजाद आपके प्लॉट में आकर लोग बसे, आपकी पुश्तैनी ज़मीन थी क्या भिक्षा मांग कर रहा हूँ वहाँ बैठे। वो उनकी परफॉर्मेंस बेहद कमज़ोर वहाँ पर थी। लेकिन फाइनली एक चीज़ और बड़ी थी कि जो सवाल विनोद चमोली ने रेज़ किया, उसने मूल निवास का सवाल उठाया, तो शहजाद भी फिर मूल निवास के सवाल पर आ गए। उन्होंने कहा हमारे आदमी का मूल निवास का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। उन्होंने और बड़ा जो सवाल था जिसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जो कहा जा रहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वहाँ चेक किया जा रहा है कि हरिद्वार का परीक्षार्थी कौन है। अगर भर्ती का लेवल ये है तो निश्चित रूप से सरकार को बताना पड़ेगा कि जो पीपीएस से लेकर और जो तमाम परीक्षाओं की उन्होंने बात की है, उन परीक्षाओं में अगर इस प्रकार की धांधलियाँ हो रही है तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा करारा तमाचा है। ये बताए कि शहजाद जो इनके ऊपर भर्ती घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सत्य हैं तो निश्चित रूप से इनकी जो भर्तियाँ हो रही हैं उनका जवाब कौन देगा। सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। सरकार ने इस बात का जवाब सदन में नहीं दिया कि टिहरी बांध विस्थापित अपनी मर्जी से तो आई नहीं। इस बात का भी जवाब नहीं दिया है कि जो अनर्गल बातें हाउस के भीतर की जा रही है उनका पटाक्षेप किस तरह से किया जाएगा। वो स्टिंग वाला जो यहाँ पर जो माहौल क्रिएट करना चाह रहा है वो तो आपने देख लिया था जब लोकसभा चुनाव लड़े, तो अपनी जो विधानसभा है उसको बचा नहीं पाए। तो ये चुनावी वर्ष में आपको ये जो सारे लोग जो कवायद करते हुए दिखते हैं, इसमें एक बड़ा चंक इस बात का है कि ये अब अपनी सीट बचाने को लेकर ज़्यादा चिंतित है। स्टिंग वाले विधायक आपने बात की, उमेश कुमार अभी कुछ समय पहले तक पहाड़ के मुद्दों पर मुखर रहा करते थे। उन्होंने कहा भी, अभी एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा में जब पहाड़ वालों को गाली दी गई, प्रेमचंद अग्रवाल की ओर इशारा किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला मैं तब भी सदन में बोल रहा था। अचानक ऐसा क्या लगने लगा है? क्या ये आप जो इशारा कर रहे हैं कि बसपा की जो ज़मीन अब जो कुछ बची हुई है, छितराया हुआ वोट बैंक तो है ही, बसपा का पहाड़ तक कभी हाथी नहीं चढ़ पाया, लेकिन हर बूथ में 100 वोटर जरूर हाथी की तरफ जाते हैं, तो क्या वो छितराए हुए पर नज़र है? क्या बसपा की ओर वो देख रहे हैं? अचानक उन्होंने पहाड़ छोड़कर हरिद्वार को क्यों स्वीकार कर लिया? अब वो केवल हरिद्वार की बात कर रहे हैं। स्टिंग वाले के का जो चरित्र है वो पहले दिन से आपने देखा, वो सुबह बीजेपी वालों के साथ है और शाम को कांग्रेस वालों के साथ में, कभी वो मायावती के साथ हैं, कभी किसी और के साथ हैं। उस आदमी को यहाँ वो जगह ढूंढ रहे हैं। और शहजाद जो हाउस में भी कहा शहजाद ने कि ये आदमी उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, इसका यहाँ कोई सरोकार नहीं है। वो एकमात्र आदमी है जिसने हाउस में खड़े होकर कहा कि इस आदमी को भी यहाँ पर जो है लोगों ने चुना है। ये बड़ी बात है, जिस बात को बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं बोल पाए। शहजाद ने एक और बयान उसमें इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। ये आदमी 100 लोगों के काफिले लेकर घूम रहा है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करके यहाँ घूम रहा है, यहाँ के लोगों के साथ जो आचरण कर रहा है वो सब यहाँ मैच नहीं करता है। तो निश्चित रूप से जो आशंका इस बात की लिखी है, मैंने कहा ना कि जो लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ पर स्टिंग वाले को कानपुर के लोगों ने हरा दिया। पूरी 14 विधानसभा की तो बात ही नहीं कर सकते। जब वहाँ भी हार हो गई तो अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएँ, बीजेपी के दरवाजे पे जाएं कि कांग्रेस के जाएं। शैलजा के दरवाजे पे आपने उनको खड़े हुए देखा, वो पुष्कर सिंह धामी के लिए बैटिंग करते आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भगत सिंह कोश्यारी घर पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको जो है रितु खंडूड़ी की कृपा से कुर्सी बचाए हुए आपको सरेआम दिखाई दे रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से लोग घुस गए और किन किन लोगों ने उनको अपने घर में आश्रय दिया है कि आज ये उत्तराखंड के लोगों के लिए गले की फांस बन गए। तो निश्चित रूप से जो सवाल विनोद चमोली ने मूल निवास को लेकर कहा कि भाई 25 साल हो गए और मूल निवासी अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, उसी बात को शहजाद ने फॉलो किया। उसने भी कहा कि भाई हमारे आदमी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहा है, उसके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है। तो निश्चित रूप से जो विनोद चमोली ने जो इशू रेज किया है, इस मामले का बहुत आगे तक जाना मुझे लग रहा है कि तय है। और विगत कुछ समय से पहले हम जो मूल निवास भू कानून की जो लड़ाई देखते थे, ये पहली बार खुलकर आप हाउस के भीतर देख रहे हैं। इन सारे के बीच में ये जो लोग अपने राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं,
उत्तराखंड के लोगों को इन लोगों से सजग रहने की ज़रूरत है। अगर सजग नहीं रहेंगे तो ये लोग वही हैं जो आपके घरों में कैमरे फिट कर जाएंगे, आपके अश्लील और आपके बेडरूम के वीडियो बनाकर आपको कैश करेंगे। इन लोगों से अगर नहीं बचेंगे तो निश्चित रूप से जो अगला डिलिमिटेशन होने वाला है उसके बाद तो स्थिति ऐसे आएंगी कि ऐसे और जो लोग जो इस प्रदेश में घुसने की, उमेश कुमार से लेकर भड़ाना जैसे लोग जो घुसने की चेष्टा कर रहे हैं, जो घुसे हुए हैं, ये सब लोग उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे। विनोद चमोली की बात आपने की, अभी कुछ समय पहले ही उनको प्रवक्ता बनाया गया है, देहरादून में वो हैं। वो इतना एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं। अभी जब सीबीआई जांच वाला प्रकरण हुआ था, बेरोजगार जब धरना दे रहे थे तो पेपर लीक प्रकरण की, उस समय उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा था कि आज उत्तराखंड निराश है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितना सीबीआई आप लेकर आओगे यहाँ तो उससे तो पता चलेगा कि राज्य में भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो उन्होंने राज्य आंदोलनकारी की भी बात की। यहाँ भी वो सदन के भीतर भी मुखर होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी कांग्रेस किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं कभी कभी मुझे सच बोलना पड़ता है, इसलिए मुझे विरोध भी झेलना पड़ता है। वो इतना मुखर क्यों दिखाई दे रहे हैं? दूसरे कोई विधायक जो पहाड़ के हैं, जो मैदानों में भी हैं, वो इतना नहीं बोल रहे। उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट है। विनोद चमोली ने, आपको ध्यान होगा, मूल निवास भू कानून की जिस दिन रैली देहरादून में थी उस दिन भी कहा था कि शरीर से तो मैं भाजपा की इस कार्यक्रम में भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल दिमाग सब वहीं पर है। हमारे लोग आज भी सड़कों पर हैं, आज भी बहुत पीड़ा में जी रहे हैं। ये बात उन्होंने उस दिन भी कही थी। अब सवाल आता है कि क्या उनको भी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है? क्या वास्तव में हर जो धर्मपुर विधानसभा है, धर्मपुर विधानसभा का जो डेमोग्राफी बदली है उसमें अब नए आंकड़े ये आए निकल कर कि उसमें 75,000 तो टोटल मुस्लिम वोटर आ गए हैं। उसमें करीबन मुस्लिम जो आबादी है वो 2 लाख से पार कर गई है। वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभाओं में एक विधानसभा बन गई है। तो हो सकता है कि विनोद चमोली को लग रहा हो कि कल के दिन जिस ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसको भी एक प्लेटफार्म बनाया जाए, अपने पहाड़ के सवालों को भी जिंदा रखा जाए। और इस बहाने जो इतने वर्षों से लोग उनसे अपेक्षा करते थे कि भाई आपको तमाम पदों पर उत्तराखंड के लोगों ने बैठाया है, तो उनके जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को भी रेज किया जाए। तो विनोद चमोली का ये जो सवाल है, सवाल तो अपनी जगह वाजिब है। उन्होंने अगर ये बात कही यार, उस बात को अब शहजाद भी फॉलो करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से इसका मतलब इन 25 सालों में मूल निवास का जो सवाल था, जो डिरेल किया गया, जिसको अस्थाई निवास के रूप में बांट कर, मतलब बंदर बांट की गई, उसकी कोई भी आदमी आ रहा 40-50 गज जमीन ले दे रहा और 10-15 साल का अपना विभाग में सैकड़ों भर्ती हो गए। ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ भर्तियाँ नहीं हो रही हैं? अभी अगर आप ये जो 26,000 का आंकड़ा जो पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं, इसी आंकड़े को उठाकर देख लीजिए आप, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इन 26,000 में से जो है 15-16,000 वही लोग होंगे जिन्होंने अस्थाई प्रमाण पत्र इसी प्रकार बनाए होंगे और वही नौकरियां पा गए। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साधनों और संसाधनों पर पहला हक यहाँ के मूल निवासी का है। यही मूल मंत्र था उत्तराखंड आंदोलन का, यही इसीलिए तो अलग राज्य की मांग की गई थी। तो जो चमोली का जो सवाल है, ये सवाल आने वाले दिनों में और बड़ा सवाल बनेगा। और ये जो इशू शुरू हुआ है, ये निश्चित रूप से, चूंकि भाजपा का स्टैंड अभी साफ नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि वो व्यक्ति प्रवक्ता भी हैं, वो पार्टी लाइन भी वही है, विधायक भी वही हैं, और वो कोई मतलब चलता फिरता व्यक्ति नहीं है। वो एक चयनित विधायक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं। तो अधिकृत प्रवक्ता है, तो इसलिए उसके एक एक बात, एक एक जो पॉइंट्स हैं, उन सबको जो है उत्तराखंड का जो सामान्य वोटर भी है बहुत मतलब करीब से नोटिस कर रहा होगा। और इन सब के जो दूरगामी परिणाम हैं 2027 में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि इस सवाल के पीछे वो स्टिंग वाले लोग और इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं जो इस प्रदेश में घुस गए हैं, ऐसा ना हो कि अपने लिए कोई नया रास्ता तलाशें। इस प्रदेश के लोगों को इससे सजग रहने की ज़रूरत है। मेरा एक आखिरी सवाल है, जहां आपने छोड़ा 2027 का चुनाव सामने है, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, वो नेता तो खामोश हैं, कांग्रेस भी बहुत खुलकर चीज़ों को नहीं बोल पा रही है। इन मूल निवास, पहाड़, मैदान, हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाओ। एक तिलकराज बहड़ तो कह चुके हैं कि देहरादून को ही बना दो, और मैं जब तक सदन में आऊँगा मैं तब तक बोलता रहूँगा कि देहरादून राजधानी होनी चाहिए। वो तो खुलकर बोल रहे हैं। तो ये मैदान के क्या नेता सब एकजुट आपको नज़र आने लगे हैं अब? और उधर पहाड़ के जो नेता हैं वो इक्का दुक्का छोड़ दें तो सब खामोश हैं। ये क्या आगे नज़र बनाए हुए हैं राजनीतिक दल? फ़ायदा किसको होने वाला है, नुकसान किसको होने वाला है? क्योंकि ये कहा जाता है कि करीब 50% आज भी मैदानों में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में पहाड़ी वोटर ही है। तिलकराज बेहड़ ने ये सवाल पहली बार रेज नहीं किया है। तिलकराज बेहड़ ने 2007 में कहा था
कि डिप्टी सीएम तराई से होना चाहिए इस प्रदेश में। उनकी इस बात को मदन कौशिक ने आगे बढ़ाई कि हाँ जी होना चाहिए, तराई के व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हाउस में कही हुई बातें हैं, उन्होंने कही दी ये बात। अब सवाल आता है कि ये सब लोग अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि बीएसपी के 8 विधायक हुआ करते थे, वो सारे वैनिश हो गए। उनका वोट बैंक कुछ बीजेपी खा गई, कुछ कांग्रेस खा गई। अब इसमें नफ़ा नुकसान ये लोग ढूंढेंगे कि 2027 में किसको फ़ायदा हो सकता है, अगला जो परिसीमन होगा उसमें किसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के जो लोग हैं, आपने हरीश रावत अल्मोड़ा से आगे हरिद्वार के सांसद हो गए, भगत सिंह कोश्यारी कपकोट से जो नैनीताल के सांसद हो गए, आपके रानीखेत के विधायक थे अजय भट्ट, वो नैनीताल के सांसद हो गए, त्रिवेंद्र सिंह से रावत से लेके और आपके जो ये निशंक ये हरिद्वार आ गए, यशपाल आ गए, ये सारे लोग तराई मार। किशोर उपाध्याय तो टिहरी छोड़ के सहसपुर लड़ लिए। ये तमाम जो लोग मैदानों में, ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों को मालूम है कि आप प्रत्याशी कोई भी उठाएंगे, जो पहाड़ के जो सेंटीमेंट है वो मारे नहीं जा सकते। और ये उमेश कुमार टाइप के कितने भी लोग यहाँ आ जाए, कोई भी लड़ ले, फाइनली जो निर्णायक वोटर होगा, वो निर्णायक वोटर में आप हमेशा ये देखेंगे कि पहाड़ का आदमी वहाँ पर, अभी भी आप अगर धर्मपुर जाते हैं तो जिताऊ वोटर जो हैं उन्हीं के कारण बीजेपी वहाँ जीत रही है। जो ऋषिकेश का वोटर है वहाँ पर अधिकांश लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और पहाड़ से छितरकर जितने लोग पलायन के कारण, अपनी स्वेच्छा से, परेशानी से, किसी कारण भी जितने भी 9 जिलों से लोग मैदान की तरफ आए हैं, उन लोगों को बीजेपी ने अपने वोटर बनाने में कामयाबी हासिल करी है अभी तक। जो मतलब ताज़ा हालात हैं वो आपको लोकसभा में भी दिखाई दे रहा, वो विधानसभा में भी दिखाई दे रहा। असल बात ये है कि अब जो कसमकस होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले समय में, चूँकि अभी कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो आया नहीं है, इस प्रदेश में 5 मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप में चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जो सारे राजनीतिक परिदृश्य को 2027 तक लेके जाएगा। इसलिए इन सबको लिए अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। और जो बात आज शहजाद ने उठाई है, शहजाद के सवाल हों, किशोर उपाध्याय के हों, किसी के भी हों, इन सब के पीछे जो मूल निवास का सवाल है वो उभर कर आया है और ये इस प्रदेश के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, साफ है ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। मूल निवास की मांग लोग कर रहे हैं और इस समय तो सदन से बात उठी है और बाहर आकर भी विधायक और सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं खुलकर कि मूल निवास होना चाहिए। कोई विधायक कह रहा है कि 2000 से कर लीजिए, जब से राज्य बना है तब से जो उत्तराखंड में रह रहा है उसे मूल निवासी मान लीजिए। 1950 की मांग तो की ही जा रही है। भू कानून को लेकर एक लड़ाई अलग तरह से लोग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा जिंदा रहना है और 1 साल के बाद चुनाव होना है। और ये तो जग जाहिर है ना, पूरे उत्तराखंड में जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, देहरादून में, यहाँ के मेयर की एकमात्र क्वालिफिकेशन है पहाड़ी ब्राह्मण। वही आएगा, वही जीतेगा मेयर। ये बीजेपी ने फॉलो किया है और लगातार जीती है। तो क्या पहाड़ मैदान के इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को किसको नफ़ा किसको नुकसान, इस पर नज़रें बनाए हुए हैं क्या राजनीतिक दल? देखना चाहते हैं कि कितने दिन तक ये मुद्दा रहेगा, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। ये भविष्य बताए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।